दूसरे दिन मुझे अपने साथियों की जानिब से एक पैकेट मिला। उसमें वैसी ही खाने पीने की चीजें बरामद हुई, उसके अलावा कागज और पेंसिल भी। एक छोटा सा पुर्जा रिचर्ड के हाथ का लिखा हुआ पैकेट में था। हमें तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल हो चुकी हैं खान। सुना है तुम डटे हुए हो और मर्दों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। जिंदाबाद। हम सब तुम्हारी बहादुरी से खुश हैं। बहादुर इंसान हर जगह काबिल कदर होते हैं। हम सब तुम्हारी तारीफें करते रहते हैं। बहरहाल अगर किसी चीज की जरूरत हो तो लिख कर भेज दो, हम तुम्हारी जरूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे दोस्त रिचर्ड वासुदेव। ये पर्चा भी मैंने उसी तरह जाया कर दिया और अपने दोस्तों के भेजे हुए तोहफे से लुत्फानंदोज होने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं खामोशी से अपने आप को यहाँ की जिंदगी का आदी बना रहा था। कभी कभी तो यूं महसूस होता जैसे रिचर्ड और वासुदेव का ख्याल गलत है। मेरी जिंदगी की शाम इन्हीं कैद खानों में मुतय्यन हो चुकी है। इब्तिदा में तो कई दिन तक रिचर्ड और वासुदेव के पैगाम बाकायदगी से मिलते रहे, फिर उनका सिलसिला रुक गया। जो लोग पैगाम लाते और ले जाते थे वो गायब हो चुके थे। मैंने सोचा कि शायद जेल के हुक्काम को इल्म हो गया होगा। खुदा जाने उन बेचारों पर क्या बीती। मुमकिन है उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया गया हो या फिर वो आइदोश के कैद खाने में जा चुके हों। कई दिन तक मैं उनके लिए परेशान रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को इन ख्यालात से आजाद कर लिया। रिहाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। एक रात अपने तख्ते पर चित लेटा इन्हीं ख्यालात में गुम था कि बाहर रोशनी की किरणें फूटी, फिर भारी कदमों की आवाजें आईं। मैं उठकर बैठ गया। अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये मामूलात में नयापन कैसे है। दफतन मैंने देखा कि आने वाले मेरे ही पिंजरे के सामने रुके। कई अफराद थे जो सबके सब मुसल्ला थे। सबकी पेटियों में रिवॉल्वर लटके हुए थे। एक गार्ड ने कुंजियों के गुच्छे में से एक चाबी मुंतखब की और ताला खोलकर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं तख्ते से नीचे उतर आया। दूसरे लम्हे मुझे आने वालों ने बाजुओं से पकड़ लिया और एक तरफ ले जाने लगे। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस मनहूस कैद खाने से निकलते हुए मेरे कदमों में लग़ज़िश थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं चलना फिरना भूल गया हूँ। इस माहौल में मुझे बहुत ही अज़ियतें उठानी पड़ी थी। मेरे साथ ही गुल गपाड़ा मचाने लगे। पता नहीं वो ये गुल गपाड़ा किसके लिए मचा रहे थे। शायद मेरे यहाँ से जिंदा वापस जाने की खुशी में, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक रवा रखा था। थोड़ी देर के बाद हम जेल के सहन में पहुंच गए। यहाँ 2-3 बल्ब कोहर में रोशनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आंखें चुंधियाई जा रही थी। मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। आधी रात का वक्त होगा। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कैदी अपनी अपनी बैरकों में खर्राटे ले रहे थे। जेल के फाटक पर निगाह गई तो वहाँ एक वैन खड़ी नजर आई। वो लोग मुझे वैन की जानिब ही ले जा रहे थे। फिर एक वर्दी पोश गार्ड ने वैन का पिछला मुकफ्फल दरवाजा खोला और मुझे उठाकर अंदर फेंक दिया। मेरा जिस्म किसी इंसानी जिस्म से टकराया था। उसी वक्त वैन का दरवाजा बंद हो गया और गार्ड अगली नशिस्तों पर जा बैठे। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। वैन के अंदर लगा हुआ सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। मैंने देखा कि सामने की नशिस्त पर मेरे दोनों दोस्त यानी रिचर्ड और वासुदेव हथकड़ियां और बेड़ियां पहने बैठे थे। उन्होंने भी मुझे देख लिया और उनकी आंखों में खुशी की चमक उभर आई। हथकड़ियों और बेड़ियों के बावजूद वो आगे बढ़े और उन्होंने मुझे सहारा देकर अपने बिल्कुल नजदीक बिठा लिया। उन दोनों के अचानक मिल जाने से मुझे जिस कदर खुशी हुई उसे बयान नहीं कर सकता। वासुदेव तो हथकड़ियों और बेड़ियों के बावजूद मुझसे लिपट गया। मैंने अपना दूसरा हाथ रिचर्ड की गर्दन में हमायल कर दिया और रिचर्ड आहिस्ता से बोला, तुम यकीन करो, यहाँ से जाते हुए हमारे दिल खून के आंसू रो रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी इस वैन में ले जाया जाएगा। बस हमने यहाँ से निकलते हुए यही सोचा था कि अब तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी। हालांकि उन लोगों ने जो बेचारे हमारे काम आए थे हमें यही बताया था कि शायद तुम्हें भी हमारे साथ आइदूश भेजा जाए। मैंने पूछा उन लोगों ने आना क्यों बंद कर दिया था। रिचर्ड ने कहा उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई थी। मैंने कहा मैंने सोचा कि शायद किसी को हमारी पैगाम रसानी का इल्म हो गया हो। रिचर्ड बोला अगर हो भी जाता तो इन बातों पर यहाँ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बस काम करवाने के लिए रिश्वत दरकार होती है। मैंने पूछा तो अब हम आइदूश जा रहे हैं। वो बोला 100%। और यकीन करो मेरे दोस्त के मुझे बेइंतहा खुशी है कि हम तीनों साथ हैं। आइदूश पहुंचकर हम अपनी जिंदगी का एक नया दौर शुरू करेंगे। रिचर्ड की बात पर मैं खामोश हो गया। वैसे भी हम लोग जोर से गुफ्तगू नहीं कर सकते थे क्योंकि अगले हिस्से में बैठे हुए गार्ड्स तक हमारी आवाज बखूबी जा रही थी। दरमियान में एक जाली लगी हुई थी जिस पर शीशा नहीं था और यहाँ की आवाजें उधर बखूबी सुनी जा सकती थी।
सर्दी काफी थी और बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, जिनका असर अंदर गाड़ी में पहुंच रहा था। चुनाचे हम लोग सुकड़े हुए बैठे थे। हमारे साथ कुछ और भी कैदी थे जिनसे हमारा तारुफ नहीं था। वैसे भी वो कुछ बेजार सी तबीयत के मालिक थे, इसलिए किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो न दी और ये सफर जारी रखा। सारी रात हम सफर करते रहे। रात के आखिरी हिस्से में हम ऊँघने भी लगे और फिर उस वक्त चौंके जब सूरज निकल आया। चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। हमारी गाड़ी अब गालिबन किसी आबादी में दाखिल हो चुकी थी। कच्चे पक्के मकानात अतराफ में बिखरे नजर आ रहे थे, जिससे अंदाजा हुआ कि आयदूश का कैद खाना किसी आबादी के करीब ही है, या फिर यह भी मुमकिन है कि ये आबादी रास्ते में हो। लेकिन हमारा पहला ही ख्याल दुरुस्त निकला, क्योंकि आबादी से गुजरने के बाद गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई थी और थोड़ी ही देर के बाद वो एक वसीओ अरीज अहाते में दाखिल हो गई। ये एक कैद खाना था या कोई कला। बुलंदोबाला दीवारें, हजारों कैदी और हजारों ही मुसल्ला गार्ड्स। बाहर की खबर किसी तौर अंदर न आने पाए और अंदर की चीख बाहर न सुनाई दे, इसके बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। जेल के आला हुक्काम ने हमें हाथों हाथ लिया। अंदर 4 अहाते थे, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। उनके दरमियान में एक गिरजा घर वाक़ था, जिसकी बुलंदी पर लगी हुई सलीब इस बात की निशानदही करती थी कि वो इबादतगाह है। ये इबादतगाह यकीनन कैदियों के लिए थी। हमें सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंचा दिया गया। हमारी कोठरी यार्ड के दरमियान में वाक़ थी। ये कोठरी नहीं बल्कि एक पिंजरा था। कंक्रीट की छत मजबूत आहनी सलाखों के सहारे खड़ी थी। दूसरे कैदी आम कोठरियों में बंद थे, मगर उनकी दीवारों में इस गरज से सुराख बना दिए गए थे कि यहाँ महबूस लोगों का नजारा आराम से किया जा सके। हमारी एक एक हरकत सबके सामने थी। अगर हम किसी सलाख के नजदीक भी भटकते तो मुहाफिजों की शोलाबार आंखें हमें किसी हरकत की इजाजत न देती। ये खुशबख्ती थी कि वासुदेव और रिचर्ड मेरे साथ ही थे। हम लोग अपने पिंजरे में बैठकर आपस में बातें करने लगे। वो दोनों मुझसे उस भयानक कैद खाने के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, जहां मैं अपनी जिंदगी का बदतरीन वक्त गुजाराया था। रिचर्ड ने कहा, जहां गिरजा घर मौजूद है, इसका मतलब है कि कम से कम हफ्ते में एक बार कैदियों को इबादत की इजाजत भी दी जाती होगी। वैसे मेरा ख्याल है यहाँ के हालात जरा पुरसुकून होंगे, कम से कम उस वक्त तक जब तक हमारी तरफ से कोई हरकत ना हो। वैसे भी यहाँ के बारे में मैंने जो कहानियां सुन रखी हैं वो काफी दिलचस्प हैं, बल्कि शायद मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ खान कि यहाँ से निकलने की कोशिश भी की जा सकती है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से सुनता रहा। 2 दिन निहायत सुकून से गुजर गए। तीसरा दिन इतवार का था। उस रोज सुबह सुबह कैदियों में ऐलान किया गया कि जो गिरजा में इबादत के लिए जाना चाहे वो नहाने धोने का बंदोबस्त कर ले। इन 2 दिनों में हमें हमारे पिंजरे से नहीं निकाला गया था और न ही कोई काम वगैरह हमारे सुपुर्द किया गया था। कोई मिलने भी नहीं आया था। इसका मतलब था कि हमारे फाइल उन लोगों के पास पहुंचा दिए गए थे। वैसे भी यहाँ कैदियों को बहुत ज्यादा पाबंदियों में नहीं रखा जाता था। कम से कम जेल के अहाते में उन्हें घूमने फिरने की आजादी थी। रिचर्ड ने काफी अफसोस मलते हुए वासुदेव से कहा, आह काश यहाँ तुम लोगों की कोई इबादतगाह भी होती। कम से कम इतवार का दिन तो सुकून से गुजर जाता। या फिर वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इससे आगे कुछ मत कहना, और रिचर्ड हंसता हुआ बाहर चला गया। वो इबादत का मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। जिस पिंजरे में हम लोग कैद थे वहाँ हमारे अलावा 7 कैदी और भी थे। वो 7 के साथ तो यकीनन ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि वो लोग भी गिरजा घर में इबादत के लिए चले गए थे और अब उस वसीअ अरीज पिंजरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। वासुदेव खामोशी से कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर दुख के आसार नजर आ रहे थे। कैदियों की कतारें साफ सुथरे लिबासों में गिरजा की तरफ जा रही थीं और हम दोनों खामोशी से उन लोगों को देख रहे थे। दफतन 3-4 मुसल्ला सिपाही एक अफसर की निगरानी में उस तरफ आते हुए नजर आए और वासुदेव चौंक कर उन्हें देखने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, पता नहीं क्या बात है। इस दौरान में अफसर के इशारे पर सिपाही हमारे पिंजरे का दरवाजा खोलने लगे थे। फिर अफसर ने सिपाहियों को बाहर ठहरने का इशारा किया और खुद अंदर दाखिल हो गया। उसने बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए कहा, तुम में से अली यार खान कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। अफसर खासे अच्छे तनोतोष का मालिक था। उसने निगाहें घुमाकर मुझे देखा और दूसरे लम्हे मेरा गिरबान पकड़ लिया। उसने मुझे झटके देते हुए कहा, सुना है तुम बहुत बदमाश हो और जेल में अच्छी खासी हंगामा आराई करते रहे हो। मैं भी भला उसकी ताब कहाँ ला सकता था। यूं भी जेल खानों में रहने का तरीका मैंने दरियाफ्त कर लिया था। यहाँ कुव्वत आजमाई ही जिंदगी की जामिन होती है। चुनाचे मैंने नीचे से एक हाथ उसके हाथों पर मारा और साथ में एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा। अफसर अपनी जगह से तकरीबन 2 फुट उछलकर सलाखों से टकराया। उसका जबड़ा टेढ़ा हो गया था। मैं फुर्ती से आगे बढ़ा और उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया।
चारों मुहाफिज अंदर घुस आए। उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने कहा, नहीं, ये मेरा मामला है, तुम लोग जाओ और अपनी ड्यूटी पूरी करो। फिर वो वासुदेव की तरफ देखकर बोला, और तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम वासुदेव है। उसने कहा, चलो बाहर जाओ, और वासुदेव को गिरबान से पकड़कर खुले हुए दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। उसे धक्का देने के बाद उसने चीखकर अपने आदमियों से कहा, इसे बाहर संभाले रखो, मैं जरा इससे निपट लूं। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अब मैं पोजीशन लेकर खड़ा हो गया था। जाहिर है मैं उस अफसर के हाथों मार खाने से तो रहा। हाँ, अगर इस कैद खाने में भी मेरे लिए वैसे ही तय खाने मौजूद हैं और मेरी तकदीर में लिखे गए हैं, तो फिर मैं तकदीर की होनी को कभी नहीं रोक सकता था। उसने मेरे नजदीक आकर हाथ बढ़ाते हुए कहा, सुनो मेरे दोस्त, मुझसे सख्त लहजे में गुफ्तगू करो, लेकिन बराह करम अपने इन हथौड़ों का इस्तेमाल मत करो जिन्होंने मेरा जबड़ा हिलाकर रख दिया है। उसके लहजे की नरमी और अंदाज को देखकर मैं चौंक पड़ा। वो बोला, नहीं नहीं, चौंकने की कोशिश भी मत करो, तुम्हें निहायत एहतियात से काम लेना है। मेरा नाम ग्राहम है और मैं यहाँ सेकंड अफसर हूँ। जितना वक्त भी यहाँ गुजारो, सुकून से गुजारो, किसी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश मत करना। जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने दिल का राज दूसरों को मत बताना, खा वो तुम्हारे कितने ही करीब क्यों ना हो। बाज़ औक़ात जब खाल उधेड़ी जाती है तो अच्छे अच्छे जबान खोल देते हैं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए वक्ती तौर पर यही कर सकता हूँ कि बेहतर इंतजामात कर दूं और तुम्हें तकलीफ ना पहुँचने दूं। उसके बाद तुम्हारे जहन में जो भी मंसूबा होगा उसकी तकमील के लिए तुम्हें मुनासिब वक्त बता दूंगा। मैं कोशिश के बावजूद अपनी हैरत को नहीं रोक पा रहा था। मैंने ग्राहम से कहा, मिस्टर ग्राहम, ठीक है, लेकिन मेरा और आपका तारुफ बड़ा अजीब अंदाज में हुआ है। वो बोला, ये जरूरी था, कम से कम उन चारों गार्ड्स को ये बताना मकसूद था कि मैं तुमसे परखाश रखता हूँ। आइंदा भी जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा इसी अंदाज में आऊंगा और तुम्हारे साथ सख्त सलूक करूंगा, लेकिन मैं इस पूरे कैद खाने में तुम्हारा वाहिद हमदर्द हूँ। मैंने कहा, इसकी वजह जान सकता हूँ मिस्टर ग्राहम? वो बोला, हाँ, इसकी वजह यह है कि तुम्हारे बारे में ये हुक्म एक ऐसी शख्सियत ने दिया है जो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। मैंने कहा, उसका नाम पूछ सकता हूँ? बोला, अभी नहीं, बराह करम नहीं, बस हालात का इंतजार करो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम्हें जिस किस्म की सहूलतें भी दरकार हो मुझे बता देना, वो मैं तुम्हें फराहम कर दूंगा। बदकिस्मती ये है कि तुम ईसाई नहीं हो, वरना गिरजा घर में हमारी तुम्हारी बेहतर तौर पर मुलाकात हो सकती। तहम मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि तुम्हें अक्सर मेरे पास लाया जाता रहे। जब भी कोई तुमसे ये कहे कि मिस्टर ग्राहम ने तुम्हें तलब किया है तो समझ लेना कि मैंने बुलाया है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तुम मेरे लिए उलझने छोड़े जा रहे हो। आखिर इस कैद खाने में मेरा हमदर्द कौन हो सकता है जो मेरी इमदाद करना चाहता हो? वो बोला, इन चक्करों में न पड़ो, मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मुझे इसके लिए मना किया गया है। वैसे जेल में तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़े हम चश्मे ज़दन में उसे मुहैया कर देंगे, मगर खुदा के लिए इसके अलावा और कोई हंगामा मत करना। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जानबूझकर नीचे गिर पड़ा। मैं वहीं पड़ा उसे देखता रहा और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके निकलने के फौरन बाद वासुदेव को अंदर धकेल दिया गया था। वासुदेव ताज्जुब से मेरी शक्ल देख रहा था और मैं हैरत से उस आदमी को जाते हुए देख रहा था जिसने मुझसे बातें की थी और जिसने अपना नाम ग्राहम बताया था। वासुदेव ने मेरे शाने पर हाथ रख कर कहा, किस्सा क्या था? ये शख्स तुमसे क्या परखाश रखता है? मैंने गर्दन घुमाकर वासुदेव की शक्ल देखी। मासूम सूरत, ये आदमी अपने कैद खाने से मेरे लिए पैगामात भेजता रहा था, खाने पीने की चीजें भेजता रहा था। हालात कुछ भी हों, ये काबिल एतमाद था और मैं उसके एतमाद को धोखा नहीं देना चाहता था। कोई गलत सलत बात करने को मेरा जीना चाहा तो मैंने आहिस्ता से उससे कहा, ये मेरा दुश्मन नहीं दोस्त था। वो बोला, क्या मतलब? क्या ये घूंसे मार मार कर दोस्ती निभा रहा था? मैंने कहा, हाँ, उसने दूसरे लोगों को दिखाने के लिए मेरे साथ बदसलूकी की थी, लेकिन दर हकीकत वो कुछ और ही था। वासुदेव ने मुताज्जिबाना अंदाज में पूछा, क्या? मैंने बताया। उसने कहा कि मुझे यहाँ तमाम सहूलतें फराहम करने की कोशिशें की जाएंगी और इस दौरान मैं फरार का मंसूबा न बनाऊं। वासुदेव बोला, ये बातें उसने कही थी? मैंने कहा, हाँ, और उसने ये भी कहा था कि फरार के लिए मुनासिब मौका वो खुद तलाश करेगा और मुझे उसके बारे में बताएगा। वासुदेव के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। उसने आहिस्ता से कहा, जब तुम फरार होना अली तो मुझे भूल न जाना। मैं जिंदगी को सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ कि फरार का कोई मौका मिल जाए। मैंने कहा, न सिर्फ तुम्हें बल्कि रिचर्ड को भी नहीं भूलूंगा। इसके अलावा जो कोई भी हमारी वजह से यहाँ से निकल सका हमें खुशी होगी। वासुदेव बोला, मगर ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? मैंने आहिस्ता से कहा, अब ये बात खुदा ही जाने। खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस कैद खाने में मेरा हमदर्द कौन पैदा हो गया या किसने उस शख्स को मेरी हमदर्दी पर मजबूर किया।
لیکن کیا تنظیم آزادی فلسطین کے بااثر ارکان کو میری گرفتاری اور یہاں قید کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہیں؟ اس بات کے امکانات تو تھے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مسٹر ایڈلر نے اپنی زبان بند نہیں رکھی ہوگی اور میرے بارے میں مفصل تفصیلات فراہم کر دی ہوں گی۔ لیکن جہاں اسپین کے ان علاقوں میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ تنظیم آزادی فلسطین کے آدمی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے میرے لیے آسانیاں فراہم کرتے؟ پھر یہ کیا قصہ تھا؟ لیکن دماغ کھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے مجھے اس کا جواب نہیں مل سکتا تھا۔ میری آس پاس تقریباً سب قیدیوں سے سلام دعا ہو چکی تھی۔ ویسے دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ علاقہ خطرناک ہونے کے باوجود اس قدر خطرناک نہیں ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہاں موجود قیدی کسی قدر مہذب تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ یوں ہی شوقیہ جیل کی ہوا کھانے نہیں آئے ہوں گے۔ ان میں چور، نقب زن، اچکے قاتل اور بدنام اسمگلر بھی ہوں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ہر نسل، ہر رنگ کے ہونے کے باوجود ان میں بڑی یگانگت تھی۔ ان میں سے اکثر فرار کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ یہاں یا تو وہ کوئی سزا کاٹ رہے تھے یا سزا پانے کے انتظار میں گل سڑ رہے تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہی خیال تھا کہ کسی نہ کسی دن یہاں سے نکل جائیں گے۔ جیل کی چار دیواری پر رات کے وقت طاقتور بلب روشن رہتے تھے۔ ہر کونے میں ٹاور پر ایک سنتری چوکس کھڑا ہوتا اور گرجے کے دروازے کے قریب یارڈ میں دوسرے اور سنتری بھی متعین ہوتے جو غیر مسلح ہوتے۔ قیدیوں کے کھانے کے لیے یہاں جو چیزیں بھیجی جاتی وہ اچھی خاصی عمدہ ہوتی تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی باہر سے کچھ لوگ یہاں کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے آتے رہتے۔ ان میں کافی، جوس، سنترے، اناناس وغیرہ شامل تھے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی سامان فروخت کرنے والا کسی نہ کسی قیدی کا نشانہ بن جاتا۔ اس سے پہلے کہ اس غریب کو کچھ علم ہوتا، اس کے منہ پر کس کر رومال باندھ دیا جاتا اور پھر اس کے چیخنے چلانے سے پہلے اس کی گردن میں چاقو پیوست کر دیا جاتا۔ ادھر اس کی شہرگ سے خون کا فوارہ ابلتا اور ادھر اس کا سامان لٹ چکا ہوتا۔ اب اس کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو، اکثر قیدیوں کو میں نے جیل کے احاطے میں ہی کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس وقت تک پٹتے رہتے تھے جب تک کہ بے ہوش ہو کر گر نہ جائیں۔ ان کی کھالیں بدن سے علیحدہ ہو جاتی تھیں، لیکن ہمارے ان پنجروں کی جانب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔